आई होप आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। प्लीज कंफर्मेशन दीजिए मुझे कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना। सही से मेरा आवाज आ रहा है अब तक? ओके, यस, थैंक यू। यस मीनवाइल सर। कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे माइक अनम्यूट करके ये कर सकते हो। पिछले वीक में लेक्चर इसलिए नहीं लिया क्योंकि स्पेशल बैच का एग्जाम चल रहा था, तो सारा स्टाफ जो था हमारा अपने कॉलेज का वो इसमें बिजी था, इसलिए ले नहीं पाए सारा मैनेजमेंट वगैरह इसके चक्कर में। ठीक है। हम कंस्ट्रक्शन सेफ्टी जो सब्जेक्ट देख रहे थे, जिसका सब्जेक्ट कोड है 28214। और हम में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं, उसमें ही काम करते हैं, ऑलरेडी उनको बहुत सारी चीज़ें पता है। ठीक। अब इसमें यूनिट 3 में हमने थ्योरी पार्ट्स देखा था। आज हम एमसीक्यूज देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं ताकि हम प्रिपेयर्ड रहे। तो इसलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। व्हाई इज इट इसेंशियल टू कंडक्ट अ प्री यूज इंस्पेक्शन ऑन कंस्ट्रक्शन मशीनरी? कंस्ट्रक्शन मशीनरी से रिलेटेड चाहे इक्विपमेंट हो, कोई मशीन हो या कोई पावर टूल हो, उनका प्री यूज इंस्पेक्शन कराना क्यों जरूरी है? प्री यूज इंस्पेक्शन का मतलब होता है कोई भी मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स। ठीक है, देखो जब जब अब लेक्चर में मैं मशीनरी वर्ड इस्तेमाल करूंगा तो आप एज्यूम कर लेना कि मैं मशीनरी, इक्विपमेंट एंड टूल्स की बात कर रहा हूं, ये याद रखना। ओके। नाउ जब हम मशीनरी का प्रीयूज मतलब इस्तेमाल करने से पहले इंस्पेक्शन करते हैं तो क्यों करते हैं और ये क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो हम करते हैं, डेफिनेटली एवरी टाइम हम करते हैं, जितने भी बार हम यूज करें इंस्पेक्शन कर लेते हैं, चाहे विजुअल इंस्पेक्शन हो चाहे टेस्टिंग हो। तो ये कराना इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी हजार्ड्स उससे रिलेटेड हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो, चाहे फिजिकल हजार्ड हो, जो भी टाइप का हजार्ड हो मशीनरी से रिलेटेड, तो वो हम पहले ही आइडेंटिफाई कर सके और उस पर कंट्रोल मेजर इम्प्लीमेंट करके उस हजार्ड को मिटिगेट कर सके। तो ये इसके पीछे का पर्पज है। तो इसलिए प्री यूज इंस्पेक्शन कंस्ट्रक्शन मशीनरी से लिए एक इसेंशियल फैक्टर बन जाता है सेफ्टी के रिगार्डिंग। दूसरा, नॉट ओनली द कंस्ट्रक्शन मशीनरी, आप कोई भी मशीनरी ले लो उसका प्री यूज इंस्पेक्शन हम करते हैं। जब हम इंस्पेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तब एक बात का आप ध्यान रखना कि जो भी टाइप का इंस्पेक्शन, चाहे प्री यूज हो, आफ्टर यूज हो, ठीक है, तो चेकलिस्ट वहां पर प्रेजेंट होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या रहता है कि 2-3 ही पॉइंट चेक करने रहते हैं, कोई भी मान लो कि पावर टूल है छोटा सा, तो उसमें 2-3 ही पॉइंट चेक करने, फिर भी वहां पर आप चेकलिस्ट बनाइए। मैंडेट कीजिए कि चेकलिस्ट फिल होना चाहिए, जो भी ऑपरेटर उसका इंस्पेक्शन कर रहा है, चाहे वो सुपरवाइजर क्यों ना हो। ठीक है, तो ये उनका जिम्मेदारी बन जाता है। पर्पस 2 है, एक चेकलिस्ट का इस्तेमाल करने के वजह से कोई भी पॉइंट हम मिस नहीं करते। मान लो कि मुझे 3-4 पॉइंट चेक करने हैं तो कोई एक पॉइंट मिस नहीं रहेगा, वो चेकलिस्ट के हिसाब से मैं हर बार चेक करूंगा। नंबर 2, एक ये लीगल रिकॉर्ड भी बन जाता है इन टर्म्स ऑफ ऑडिट हो गया, या आपके मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो लोग इसका रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं कि बार बार किस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो वो इंस्पेक्शन चेकलिस्ट का जो रिकॉर्ड है वो फाइंड आउट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसके लिए भी बेनिफिट होगा। तो ये 2-3 बेनिफिट वहां पर होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी रूल व्हेन ऑपरेटिंग हेवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी नियर वर्कर्स? ये इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर स्मॉल ड्यूटी मशीनरी रहता है, मीडियम ड्यूटीज रहता है और हेवी ड्यूटीज मशीनरी रहता है। हेवी ड्यूटी जनरली एक्सकेवेशन वगैरह हमने मल्टीपल टाइप्स के देखे थे हेवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी के, कौन कौन से टाइप है, डंपर ले लिया, एक्सकेवेटर हो गया, ठीक है, फॉर्कलैंड हो गया, तो ये सारी चीजें वहां पर आती है। अब जब हम वर्कर के पास अगर कोई ऑपरेशन करना है, लोग भी आसपास काम कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है कि थोड़ा सा हजार्ड्स बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर मूवमेंट आ जाता है ना, ह्यूमन इंटरवेंशन या फिर ह्यूमन मूवमेंट आ जाता है वर्कर का, तो वहां पर एक्सीडेंट के चांसेस मतलब रिस्क और बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ गए अभी। और हम जो मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं अभी वो हेवी है, तो हेवी के वजह से क्या होता है कि विजिबिलिटी भी लो हो जाता है जो भी ऑपरेटर है उसके लिए। तीसरा फैक्टर ये है कि
हेवी जब कंस्ट्रक्शन मशीनरी के साथ कोई एक्सीडेंट इन्वॉल्व होता है तो उसमें कॉन्सिक्वेंसेस भी बड़े रहते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर लेने की जरूरत पड़ती है उस केस में। ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा प्राइमर रूल हमें मेंटेन करना है, तो अगर आप ऑप्शन के हिसाब से जाओगे तो आंसर है मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस एंड यूज वार्निंग सिग्नल। ऑफ कोर्स जब हम इंस्पेक्शन करते हैं हेवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी का, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि लेआउट वगैरह रहता है कि मूवमेंट का कहाँ से कहाँ होगी, तो उसके लिए एरिया मार्क किया जाता है, वर्कर मूवमेंट के लिए एरिया मार्क किया जाता है, ठीक है, पार्किंग के लिए एरिया मार्क किया जाता है। दूसरा इंस्पेक्शन में हम ये भी देखते हैं कि भाई जो भी रिवर्स गियर है एग्जाम्पल, ठीक है, तो जब रिवर्स आता है तो उसके लिए कुछ ऑडियो विजुअल सिग्नल्स है क्या, तो वो भी हम वहां पर चेक करते हैं और उसका मार्किंग भी करते हैं हमारे चेकलिस्ट में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग कंस्ट्रक्शन मशीनरी। तो कौन सा ऐसा कॉमन रीजंस है कंस्ट्रक्शन मशीनरी के साथ एक्सीडेंट्स होता है। ऑपरेटर एरर एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग। देखो एक हेनरिक नाम का एक साइंटिस्ट है, तो उस साइंटिस्ट ने ना जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जो होते हैं तो उस पर एक स्टडी किया, तो उसने लगभग 3 लाख ऐसे जो इंडस्ट्रियल से रिलेटेड जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनका स्टडी किया, और उसमें उसने ऐसा पाया कि 80% जो गलती रहता है या फिर 80% जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसका रीजन ये है कि भाई ये अनसेफ एक्शन की वजह से होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कोई इंसान गलत एक्शन ले लेता है उसके वजह से वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है। और 20% में क्या रहता है कि अनसेफ कंडीशंस की वजह से वहां पर एक्सीडेंट होता है। ठीक है। जैसे कि लाइटनिंग कम था या फिर स्लिपरी फ्लोर था, लीकेज वगैरह हुआ, तो अनसेफ कंडीशंस की वजह से ओनली 20% एक्सीडेंट होते हैं, अनसेफ एक्ट की वजह से 80% एक्सीडेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन मशीनरी, आप कोई भी ये ले लोगे तो ऑपरेटर एरर या फिर यही ह्यूमन का ही एरर या ह्यूमन का मिस्टेक ही पाया गया है, चाहे वो कोई भी रीजन रहे। ठीक है। तो 80% यहाँ पर अनसेफ एक्शंस है। Next, which of the following PPE is a mandatory for workers operating or working near construction machinery? हाई विजिबिलिटी वेस्ट, ये तो कंस्ट्रक्शन साइट पर मैंडेटरी है। हेलमेट्स हो गया, प्रोटेक्टिव फुटवेयर हो गए, अगर वहां पर नॉइज है तो वहां पर ईयर मफ भी हो गए, अगर आप मेटल के साथ वगैरह काम करते हो तो आपके सेफ्टी ग्लोव्स इसमें होने चाहिए, लेदर ग्लोव्स जनरली होना चाहिए, सेफ्टी गॉगल्स होना चाहिए ताकि आई प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। डस्टिंग वगैरह है तो वहां पर नोज मास्क वगैरह भी पहनना मैंडेटरी हो जाता है। तो इस तरीके के पीपीई एज पर हजार्ड्स आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है उनको। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क ऑफ एक्सीडिंग द लोड लिमिट ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी। जब मान लो कि मशीनरी का 2-3 टन का ही क्रेन का एग्जांपल, तो 3 टन का उसका कैपेसिटी है और वो 3.5 टन उठा रहा है, 4 टन उठा रहा है, तो उसका क्या प्राइमरी रिस्क इन्वॉल्व रहेगा। इक्विपमेंट टिपिंग ओवर और स्ट्रक्चरल फेल्योर होगा, वहां पर क्या होगा, कंस्ट्रक्शन मशीनरी का स्ट्रक्चरल फेल्योर हो जाएगा, रैम वगैरह वहां पर ब्रेक हो सकता है, स्लिंग ब्रेक हो सकता है, लिफ्ट कोलैप्स, क्रेन कोलैप्स हो सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर टिपिंग ओवर के भी वहां पर चांसेस हैं। ओके। What is the purpose of a lockout tagout system in construction machinery? लॉकआउट टैगआउट जनरली ये क्या रहता है कि मेंटेनेंस से रिलेटेड ये एक सेफ्टी प्रिकॉशंस है, जहां पर क्या किया जाता है, जो भी एनर्जी सोर्सेस है, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँ, जो भी एनर्जी सोर्सेस है उनको क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। चाहे वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, हाइड्रोलिक एनर्जी हो, न्यूमेटिक एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, तो उसको न्यूट्रल किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, ताकि मशीन का कोई भी पार्ट यहाँ पर मूवमेंट ना हो। आप समझ रहे हो, ड्यूरिंग द मेंटेनेंस। ओके। तो ये मेन पर्पज है टू सिक्योर, यहाँ पर अगर ऑप्शन देखोगे, टू सिक्योर अनअटेंडेड मशीनरी अगेंस्ट द अनऑथराइज यूज। कोई पर्सन ऑथराइज नहीं है तो उसने एनर्जी सप्लाई स्टार्ट कर दिया, तो वहां पर ये प्रिवेंट करने के लिए लोटो वहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है। अब लोटो कॉमनली हम सब जानते हैं कि मान लो कोई भी स्विच वगैरह पावर सप्लाई हम यहाँ पर कट ऑफ करते हैं, तो उसको लॉक किया जाता है ऑफ कंडीशन में, ताकि कोई भी गलती से उसको ऑन ना कर दे, क्योंकि हम मशीनरी पर मेंटेनेंस वर्क कर रहे हैं, राइट। सेकंड, वहां पर लॉक के साथ साथ एक टैग भी लगाया जाता है, ताकि वहां पर इंफॉर्मेशन मिले जो भी पर्सन देख रहा है उसे, कि भाई ये किसने लॉक किया है, क्यों लॉक किया है, कितने देर के लिए लॉक किया है, और
ऐसा मल्टीपल इंफॉर्मेशन वहां पर उसमें दी जाती है। हाँ, अच्छा हुआ मुझे याद आया, क्या आप प्लीज बताओगे आपके इंडस्ट्री में लॉकआउट लोटो इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें टैग पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाती है? प्लीज आप शेयर कीजिए इसको टैग में, क्योंकि मैंने देखा है कभी कभी 2-3 ही इंफॉर्मेशन दी जाती है, कभी कभी 6-7 भी पॉइंट उसमें मेंशन किए जाते हैं इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वगैरह। तो प्लीज कोई बताएगा कि आप के इसमें जब लोटो किया जाता है तो टैग पर कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाती है? अभिषेक सिंह, बलिराम, बीना, जितेंद्र जी, नाफिस आलम, पोपट, बोलिए फटाफट। गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली क्या यस यस, गुड इवनिंग डियर। लोटो के लिए सर जनरली तो सर इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर जो परमिटी है और जो लॉकआउट टॉकआउट का मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका नंबर कांटेक्ट नंबर डिस्प्ले करते हैं उसपे सर। ओके, ठीक है। और उसके कोई? बाद सर एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। हाँ हाँ, बोलिए ना अभिषेक जी। उसके बाद सर एक रजिस्टर उसका मेंटेन किया जाता है, कब कितना बजे उसको लॉक किया गया, कब उसको आउट किया गया। तो ओके, अच्छा, लॉकआउट कितने देर से मशीन नंबर वहां पर लिखा जाता है, उसका रीजन लिखा जाता है, फिर जो सर भी मेंशन पर्सन है रहता उसका है सर। नाम नाम लिखा जाता है। एम आई राइट अभिषेक जी? ये सारा इन्फॉर्मेशन उसमें यस रहता है। ओके, थैंक यू। यस और कोई ऐड करना सर। चाहेगा अभी इसमें? सर अभी सर लोटो तो चल रहा है सर। यस यस, लॉकआउट टैग आउट ट्राई आउट, राइट। नाफी जी प्लीज ट्राई उसके आउट सर। बारे में आप शेयर करोगे क्लास के साथ? सर लोटो तो हमने कर लिया लेकिन फिर भी पॉजिटिव मतलब एनर्जी कुछ कुछ अभी रह जाती है हम्म, उसके अंदर। उसको ट्राई आउट करके फिर उसको रिलीज करके उसके बाद ही फिर ट्राई आउट करके सर कि हाँ अभी भी तो उसमें एनर्जी तो कुछ है नहीं, स्टोर तो हुआ नहीं है, उसको पहले ट्राई आउट करके चेक करते हैं उसके बाद से फिर इंश्योर करते हैं सर। थैंक यू। ट्राई आउट का कोई एग्जांपल दे सकोगे आप क्लास को, कि आप कैसे ट्राई आउट करते हो, या कोई और अभिषेक जी, पोपट, प्रदीप, रंजित राउत, कोई और एग्जांपल दे पाएगा ट्राई आउट का? लॉकआउट, टैग आउट, ट्राई आउट, जिसमें मशीन जीरो मैकेनिकल स्टेट में, मतलब ZMS कंडीशन में, मतलब न्यूट्रल स्टेज में आ चुका है या नहीं, उसको मेक श्योर किया जाता है ट्राई आउट में। ठीक है, तो जैसे कि लीवर ऑपरेट करके, बटन ऑपरेट करके, जो भी है, तो उसका कोई एग्जांपल दे पाएगा? और नाफिस जी, आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि किस तरीके से आप ट्राई आउट करते हो, ताकि मेक श्योर हो सके कि ये न्यूट्रल कंडीशन में है या फिर लोटो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेड है। सर अगर डीजी से ही हम पावर ले रहे हैं, डीजी का अगर हम लोटो तो किए हैं तो फिर एक बार हाँ, पुश बटन करके उसको चेक करते हैं कि अभी भी तो पावर सप्लाई स्टोर जो उसमें अगर है तो वो बाहर तो नहीं आ रहा है, वो चीजों को चेक करते हैं सर, एग्जैक्टली, सेफ है थैंक कि यू। नहीं। ओके ओके, मतलब बटन प्रेस करके और ऑपरेटर लीवर ये करके, अलग अलग मशीनरी के केस में अलग अलग ये रहता है। थैंक यू। ओके, नाउ नेक्स्ट। सर ऐसा है क्या, ये जैसे मान लो हम लोग पैनल से डी एनर्जाइज करके फिर यहाँ लोकल स्विच होता है उसको भी एक बार पुश बटन करके चेक करते हैं, उसको बोलते हैं क्या ट्राई आउट नहीं, का नाम लॉक नहीं सुना बट ऐसा लग रहा बराबर है। है हम लोग तो बलिराम जी। इधर लोटो ही केवल यूज करते हैं। देखो, मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। जनरली लोटो में क्या किया जाता था पहले, कि हम लॉक लगा देते, टैग लगा देते थे, लीवर बंद करके, स्विच बंद करके, राइट। और फिर अभी क्या होता है कि वो कहता है, ट्राई आउट कहता है कि आप स्विच को भी ऑन करके देखो लॉक लगाने के बाद, क्या वो ऑपरेट हो रहा है या नहीं है। दूसरा, लॉक को खींच के देखो क्या वो ओपन तो नहीं रह गया है। तीसरा, जो भी मशीन है उसके ऑपरेटिंग जो स्विचेस है, साइकिल स्टार्ट हो गया, लीवर हो गया, पुश बटन हो गया, स्टार्ट हो गया, इन बटन को दबा के देखो क्या कहीं रेसिडुअल जो एनर्जी है, मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट जिससे हो सकता है, हाइड्रोलिक एनर्जी हो गया या फिर न्यूमेटिक हो गया या फिर आपका इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, तो बची तो नहीं है, रेसिडुअल एनर्जी की यहाँ पर बात हो रही, तो उसको भी ट्राई आउट करके हम न्यूट्रल कर देते हैं, ताकि वो 1000% मेक श्योर रहे कि हाँ कोई भी थोड़ा भी बहुत मूवमेंट नहीं होगा वहां पर ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल सोर्स। इसको न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम
ट्राई आउट ये स्टेज ऐड कर दिया है उसमें। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, हाउ कैन अ ऑपरेटर मिनिमाइज रिस्क एसोसिएटेड विद अ ब्लाइंड स्पॉट व्हेन यूजिंग कंस्ट्रक्शन मशीनरी? ठीक है, अब मैंने जैसे कहा हेवी मशीनरी में ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट रहता है, मतलब वो ऑपरेट तो कर लेता है जैसे कि डंपर वगैरह हो गया, तो वहां पर क्या होता है कि ब्लाइंड स्पॉट की वजह से जो भी पर्सन इन्वॉल्व है आसपास जो वर्कर काम करे वो दिख नहीं पाते हैं। ठीक है, उनके वजह से वहां पर टिपिंग ओवर वहां पर क्या होता है, क्रशिंग वगैरह एक्सीडेंट होने का चांसेस ज्यादा है। तो उसके वजह से क्या होता है कि इसके रिस्क रिस्क कैसे कम करें ताकि एक्सीडेंट ना हो, लोग अवेयर हो यहाँ पर। तो आंसर है इसका यूजिंग स्पॉटर्स, अलार्म्स, कैमराज। आजकल देखोगे आप तो कंटिन्यूसली रिवर्स कैमरा बड़े मशीनरी में जो नए नए आते हैं उसमें इंस्टॉल्ड रहता है। वार्निंग साइंस, ऑडिबल साइंस वहां पर रहता है, कंटिन्यूसली स्पॉटर्स रहते हैं, मिरर्स का भी डिजाइन थोड़ा बहुत चेंज हुआ है वहां पर। ठीक है, लेकिन फिर भी वहां पर ब्लाइंड स्पॉट का आपको सच बताओ क्या, खतरा अभी भी मौजूद है। ये कंस्ट्रक्शन जो हेवी मशीनरी है ना वहां पर ब्लाइंड स्पॉट का खतरा मौजूद है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग भी आ जाता है इसमें, जैसे कि वर्कर का ट्रेनिंग हो गया, मशीनरी ऑपरेटर का ट्रेनिंग हो गया कि भाई आपको जब भी हेवी मशीनरी व्हीकल मूवमेंट हो रहा है तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। ठीक है, और मशीन ऑपरेटर का भी यहाँ पर लाइसेंस वगैरह ये सारी चीजें चेक की जाती है, ट्रेनिंग दी जाता है, सुपरविजन मॉनिटरिंग रखी जाती है। अच्छा हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हेवी मशीनरी के ऑपरेटर के साथ कैसे डील करते हो, जैसे कि ये ब्लाइंड स्पॉट हो गया कि एक्सीडेंट ना हो उसकी वजह से, उसके लिए आप क्या क्या यहाँ पर प्रिकॉशंस लेते हो? कोई बताएगा कंस्ट्रक्शन में कौन काम कर रहा है आप में से? जैसे कि डंपर का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, तो वहां पर ब्लाइंड स्पॉट तो रहता ही है। तो रंजीत जी प्लीज। सर क्या होता है कि डंपर हो, पोकलैन हो, या कोई भी बड़ी मशीनरी हो, उसमें क्या होता है, एक तो उसका हेल्पर आता ही है साथ में, मोस्टली हेल्पर रहता है बड़ी मशीनरी को या क्रेन्स को। तो वो एक चीज हम इंश्योर करते हैं कि उसके साथ वो है और उसको वो गाइड करे, वो एक चीज है। और उसके साथ अगर मेन ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, या अगर वो साइड से अंदर बाहर हो रहा है मशीन, तो हम सिक्योरिटी कंट्रोल उसमें रखते हैं कि जब भी वो एक एरिया से दूसरे गेट की तरफ से दूसरे जगह पे जा रहा है साइड के, तो हम उसमें सिक्योरिटी को डिप्लॉय कर देते हैं, बैरिकेड्स लगा देते हैं कि यहाँ से अगर उसका मूवमेंट हो रहा है या कोई साइड के एरिया के बाहर भी थोड़ा मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे बैरिकेड्स लगाते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल लगा देते हैं। वो एक चीज गुड है। करते हैं। हाँ, थैंक यू और रंजीत उसका, जी। हाँ नाफिज जी बोलिए। सर ब्लाइंड स्पॉट के लिए फ्लैगमैन सर डिप्लॉय करते हैं सर। फ्लैगमैन डिप्लॉय करते हो, ओके गुड, बराबर। मिरर भी करते हैं सर। मिरर जो मतलब दूर से ही कॉर्नर पे दोनों साइड हाँ का मिरर जो होता है ना सर, वो भी लगाते हैं सर, ताकि यस, उसमें दूर से ही दिखे कि आगे से कुछ आ रहे। हाँ टर्निंग पर हम कॉनकेव मिरर इंस्टॉल कर देते हैं। गुड, ओके, ताकि विजिबिलिटी और बढ़े। वर्कर ट्रेनिंग आ गया इसमें, ऑपरेटर ट्रेनिंग, उसके डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपीरियंस चेक करना। और कोई इसमें ऐड है? अच्छा, मुझे बताइए। टेस्ट भी लिया जाता है सर कि हाँ क्या ये बोले रंजीत जी? सक्सेस, उसका टेस्ट भी लिया जाता है स्पीकर का कि हाँ ये उस लाइक ट्रेनिंग के बाद टेस्ट होता है, उसका अलग से एक पास बनता है, ये उस लायक है या नहीं, अच्छा, ओके ओके। प्रॉपर ऑपरेटिंग तो कर रहा है नहीं। उनका टेस्ट किया जाता है, उनका असेसमेंट किया जाता है, देन उनको यहाँ पर पास एलोकेट किया जाता है कंपनी की तरफ से। ओके, सर हेवी के लिए मेडिकली हम यहाँ पे करते हैं सर, आई टेस्ट, ऑडियोमेट्री और ईसीजी तीनों करते हैं सर यहाँ पे हेवी आई ऑपरेशन टेस्ट, ऑडियोमेट्री, ईसीजी। अभी और मुझे, ईसीजी, हाँ, ये तीनों कराते हैं सर। फ्रीक्वेंसी क्या रहता है नाफिज जी इसका? 6 मंथ सर। 6 मंथ्स का फ्रीक्वेंसी रहता है उसका। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। What is the function of an emergency stop button on construction equipment? One of the most important ये एक बटन है, और इसको बहुत बार इग्नोर भी किया जाता है या फिर इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। मैंने पर्सनली ये भी देखा है, बहुत सारे ऑडिट्स में मैं जाता हूँ, या फिर इमरजेंसी स्टॉप बटन को एज अ ग्रांटेड लिया जाता है। उसका
टेस्टिंग रेगुलरली नहीं करते लोग, या फिर उसको ग्रांटेड लिया जाता है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन ऑन द मशीन, अगर मैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो सच में। अब फंक्शन क्या है इसका, देखो जैसे इसके नाम में ही लिखा है कि इमरजेंसी स्टॉप। इमरजेंसी में आपको कोई भी इमीडिएटली मशीन को बंद करना है, शट डाउन करना है, ठीक है, तो उस केस में आपको ये बटन प्रेस करना है। और ये एक्सेसिबल, मशीन डिजाइन में ही इसको इतना एक्सेसिबल बनाया जाता है कि ऑपरेटर के पास ही रहे, ठीक है। तो ये उसका फंक्शन है। व्हाट sorry, what should operators do when working with a construction machinery on slopes or uneven ground? बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाती है जब स्लोपी ग्राउंड आता है, अनइवन ग्राउंड आता है, मडी सॉइल वगैरह होती है वहां पर। बारिश के मौसम में एक तो काम रोका जाता है, या फिर आप देखते हो कि जब ड्राई होने के बाद वहां पर काम किया जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पर रहती है। या फिर रूट चेंज किया जाता है मल्टीपल टाइम्स। What should operators do when working with a construction machinery on slopes? तो क्या करना चाहिए? Lower the center of gravity by keeping the bucket or rod close to the ground. तो उनका बकेट लो करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो कर सकते हैं, और लोड क्लोज टू द ग्राउंड रखें। जो भी मूवमेंट वगैरह हो रहा है क्रेन का वगैरह, फराना का, तो मान लो कि लोड गिर भी जाता है तो ग्राउंड डैमेज ना हो, ग्राउंड लेवल पर ही वहां पर हो। और अनइवन की वजह से कोलैप्स के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लोड को मेंटेन करके जनरली ये ऑपरेटर का स्किल्स में आ जाता है, ठीक है। तो वो किस तरीके से इसको ये हैंडल करता है। ओके, अच्छा, मडी सॉइल के केस में हम क्या करते हैं, मुझे जरा बताओगे? अभी तो समर सर होगा, उसके बाद। यस नाफिज जी। सर व्हील वाश हम लोग यूज करते हैं, व्हील वाश रखते हैं बाहर व्हील, सिक्योरिटी गेट के पास। व्हील वाश एक इंसेक्टिव लेते हैं सर, हाँ, ताकि मतलब कोई भी अगर मडी एरिया, मतलब उसको व्हील में अगर ज्यादा मड आ जाता है तो उसको क्लीन करके ही अंदर जाता है सर, स्लिपरी अच्छा, से बचने के लिए। तो व्हील को क्लीन किया जाता है ऐसा? हाँ, मड को पूरा क्लीन, प्रेशर से, हाई प्रेशर रहता है उसमें, वाटर से अच्छा, क्लीन किया जाता है, ओके। व्हील वॉश अच्छा, और करके। अनइवन ग्राउंड के लिए, स्लोपी ग्राउंड के लिए हम क्या करते हैं? मान लो कि स्लोप वो है। ग्रेडर वगैरह चलाते रहते हैं। अच्छा, ओके ओके, ग्रेटर वगैरह का करके लेवलिंग करते हो। ओके, थैंक यू नाफिज जी। आगे, व्हाई इज रूटीन मेंटेनेंस क्रिटिकल फॉर कंस्ट्रक्शन मशीनरी? रूटीन मेंटेनेंस भाई क्यों क्रिटिकल है कंस्ट्रक्शन मशीनरी? अगर हम प्रॉपरली अगर मशीन का मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वहां पर मशीन ब्रेकडाउन होगी, सिंपल एज दैट। मेंटेनेंस का वही पर्पज है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर हम उसका टाइमली मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो मशीन ब्रेकडाउन होगा। कोई भी मशीन ले लो, चाहे आपका कार ले लो, बाइक ले लो, कंस्ट्रक्शन मशीनरी ले लो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कोई मशीनरी ले लो, मेंटेनेंस नहीं करोगे ब्रेकडाउन होगा, इट्स सिंपल एज दैट। ओके, अब आंसर में भी वही लिखा है, देखो, टू प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन्स एंड इम्प्रूव सेफ्टी। हाँ, ब्रेकडाउन अगर मान लो कि सडनली होता है ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस होता है, तो चांसेस है कि एक्सीडेंट हो सकता है। और जब हम कंस्ट्रक्शन मशीनरी की बात करते हैं, हेवी मशीनरी का अगर लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से कोई लीकेज वगैरह हो जाता है, या कंट्रोल मशीनरी के ऊपर से लूज हो जाता है, तो ऑब्वियसली वहां पर बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा मैंने देखा है, मैं पर्सनली मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी ऐसा देखा है, जब मैंने उनके मेंटेनेंस के शेड्यूल देखे, प्रोडक्शन लोड की वजह से उन्होंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को पोस्टपोन किया था, ठीक है। तो ऐसा भी मैंने ऑडिट के दौरान देखा है। और आप बोलोगे कि सर ऑडिट के दौरान मेंटेनेंस का रिकॉर्ड क्यों चेक करना? ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट, ताकि आपको आइडिया आ जाए थोरोली, ठीक है। क्या आप लोग भी इंटरनल ऑडिट करते हो? कि खैर मैं तो थर्ड पार्टी करता हूँ, लेकिन आप जब इंटरनल ऑडिट करते हो तो मेंटेनेंस का रिकॉर्ड चेक करते हो क्या? अगर नहीं तो आप स्टार्ट कीजिए चेक करना। जनरली हाई हजार्ड जो मशीनरी है, ठीक है, उनसे एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए आप, तो उनका मेंटेनेंस रिकॉर्ड चेक कीजिए, चाहे पीएम का रिकॉर्ड चेक कीजिए, तो आपको आइडिया आ जाएगी वहां पर, ठीक है। और थोरोली आप चेक कीजिए उस चीज को। ऑडिट शुड नॉट बी लाइक के, या ऑडिट हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, जो भी हो गया, सेफ्टी राउंड हो गया, नॉट कि बस जितना चेक लिस्ट में दिया है फटाफट चेक कीजिए, बात खत्म कीजिए। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा गया है कुछ कंपनी में, भाई ईएचएस वालों पर इतना लोड है ट्रस्ट में, कि पिछले ऑडिट के पॉइंट क्लोज नहीं हो रहे हैं, नया ऑडिट आ जा रहा है, चाहे आईएसओ का आ गया, क्लाइंट का आ गया, वगैरह वगैरह। क्या आप इससे सहमत हो क्या? मैंने ऐसा कंप्लेंट सुना है थोड़ा सा कॉमनली।
आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है भाई? ये पॉइंट क्लोज नहीं हो रहा है, नया ऑडिट आ गया, उसके नए पॉइंट्स आ गए फिर। हाँ रंजित जी बोलिए। सर अभी ये प्रेजेंट की मैं बात बताता हूँ। अभी हाँ मार्च महीना आ रहा है, ओके। तो मैं पुणे से हूँ। पुणे में हाँ अभी हमारा क्या है, हर महीने ऑडिट तो होता है। ओके। और मार्च के फर्स्ट वीक में ऑडिट भी है, सेफ्टी वीक भी है। फिर ओके पुणे का एक क्रेडाई ऑर्गेनाइजेशन है, क्रेडाई करके, तो हाँ बराबर। उनका एक ऑडिट ये भी है, सेफ्टी अवार्ड कंपटीशन भी है, उसमें भी पार्टिसिपेशन करना है। और लास्ट जो आपने भी बोला कि लास्ट मंथ का जो कंप्लायंस है वो अभी अभी कर दिया है हमने। और अभी नेक्स्ट हाँ ऑडिट आए, बाकी दो चीजें फिर आए साथ में। ओके। ऐसा है और मतलब। और ये सब EHS वालों को करना है, ऐसा है? कोई भी यस यस, आएगा यही अरे करना नहीं है, ये हाँ। तो सेफ्टी वाले का काम है, ये तो सेफ्टी नहीं वाले नहीं, का वही काम। यही। और कोई एक्सपीरियंस करना चाहेगा? मैं यहाँ पर प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में हम सॉल्यूशन यस डिस्कस सर। करेंगे, ठीक है? और किसी का ऐसा एक्सपीरियंस है? हाँ सर। यस यस बोलिए। हाँ एक्चुअली सर, मेरा भी वैसे सेम लाइफ चल रहा है सर। हाँ तो बहुत सारा ऑडिट का पॉइंट हमारा हर मंथ, मतलब हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से ऑडिट। हमारा जो ओके। क्लाइंट रिलायंस है हाँ वो हाँ। एक्चुअली तो आता है हर मंथली। तो मंथ में जो हमारा ऑडिट होता है तो सर बहुत सारा पॉइंट है जो क्लोज नहीं हो पाता। सब ओके। सब जस्ट लाइक आप समझो जैसा हमारा जो है एरिया कम है और हाँ हाँ हमारा मेन पावर ज्यादा है, तो इसके लिए हाँ। हमारा क्या सफिशिएंट रेस्ट शेड नहीं है। ओके। रेस्ट शेड मतलब ज्यादा, मतलब जब 500 वर्कमैन के लिए थोड़ा रेस्ट शेड भी बड़ा चाहिए। अब रिलायंस वाले ने लोकेशन हमसे दे नहीं रहा और हाँ उसके लिए सेम लाइफ में हमारा जैसे टॉयलेट का फैसिलिटीज जो है, हाँ हाँ हम हाँ। लोग को चाहिए कि दो फैसिलिटी चाहिए। अब उसके लिए भी जो है एक्चुअली जो लोकेशन है वो होना चाहिए, वो लोकेशन दे भी नहीं रहा है, फिर भी हम लोग को फिर वो पॉइंट भी डाल रहा है। तो बहुत अच्छा। सारी सब पॉइंट है। हाँ, उसके बाद बहुत सारा चीज जैसे हमारा इंटरनल भी है, जैसे कि स्टोर का जो है बराबर आदमी नहीं रह पा रहा है, और जो है ज्यादा मेन पावर की वजह से और चार जगह साइड चलने की वजह से जो है एक जगह जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, जैसे रजिस्टर नहीं मेंटेन हो पा रहा है। अब इसके लिए भी सर ऑडिट जो है एक पॉइंट जो है आता है और वो क्लोज भी नहीं हो पाता है, फिर दोबारा बस आ जाता है। तो ये सब चीजें इसमें मार्क्स कट जाती हैं सर। ओके। हाँ तो उसका हाँ, डेबिट तो ये बैठता सब है चीजें, फिर बिल में। हाँ तो सर ये सब चीजें हो रही है, मगर क्या करें सब सारे लोग सेफ्टी वाले को भाई कैसे पॉइंट कम आया आप बताओ। कौन किसको क्या बताए कि हम कितने प्रॉब्लम है मेरा तो सुनने वाला नहीं कोई है। अब इतना ओके। काम का फोर्स इतना ज्यादा रहता है कि कुछ कहने लायक नहीं, उसमें मैनेजमेंट को भी समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, करे तो क्या सही करे। है, सही है, सही। और अगर मान लो कि एक कोई पॉइंट क्लोज नहीं हुआ है और वापस अगर वो सेकंड ऑडिट में आ गया तो क्रिटिकल पॉइंट बन जाता है, तो फिर और भी यस मतलब सर, राइट, उसको हाँ, टिपिकल में हो जाता ये। है। हाँ मतलब मैंने देखा है, महिंद्रा के साथ देखा है मैंने, उनके वेंडर का जब हम देखते हैं तो क्रिटिकल बन जाता है वो। कभी कभी तो मेरे ऑडिट में ये पॉइंट रिपीट आ गया तो मैं भी वहां पर क्रिटिकली मार्क कर देता हूँ अगर वो है तो। सी और दूसरा इसका साइड ये है कि जब हम ये पॉइंट करते हैं तो हम इम्प्रूव भी होते हैं। तो जब आप 5-10 सालों से अगर यही एक्टिविटी करते हो, मल्टीपल क्लाइंट जैसे L&T हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, वट एवर जिनका भी साइट है, जो भी क्लाइंट है, जब आप ऐसे बड़े बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की जब आप पॉइंट क्लोज करते हो ना, तब बाद में आपको ऑलरेडी पता रहता है, आप इम्प्रूव होते हो। हर बार आप इम्प्रूव होते हो कि हाँ क्या आता है, हम क्लोज कर सकते हैं ऑलरेडी। जब आप इम्प्रूव होते हैं तो पता रहता है कि हाँ मुझे क्या करना है इसमें। तो ये भी एक इसका पॉजिटिव साइड है। लेकिन लिमिटेशंस भी बहुत है, एग्री है, लेकिन क्लोज तो करना है। और किसी को कुछ इनपुट देना है उनका कि इसको सॉल्व कैसे करें, इसमें क्या सॉल्यूशन है इसका? इसका सोल्यूशन ये है कि सर टाइमली हर चेक, इसके लिए अलग से आदमी रखा जाए डॉक्यूमेंट के लिए। बराबर। क्या चाहिए बताओ? ताकि मान हम्म। ले कभी IMS का ऑडिट आ गया, कभी फायर वाले का आ गया, कभी क्वालिटी का आ गया, ये हमेशा कुछ न कुछ ऑडिट आते रहती है। सही हम है। लोग इधर वर्कर को भी देना है, ट्रेनिंग भी मैट्रिक्स देखना है।
वही तो। पोलिटिकल भी देखना है, सारे चीजें एक ही आदमी को देखना, सब लोग बराबर वो है। हो जाए। ओके, हाँ मतलब परफॉर्मेंस भी दिखाना है और ये भी करना है, समझ गया, ऑडिट फेज भी करना आगे है। का प्लानिंग भी देखे करना है कि हाँ कैसे हमारा ये आ रहा है तो सक्सेसफुली हो, सही है। डाउन आ रहा है, छोटा मेंटेनेंस आ रहा है तो कैसे जॉब को करेंगे, जॉब का भी प्लानिंग कराना है, यस यस। मल्टीपल कोई प्लानिंग ना हो। हम्म। मतलब और मैनेजमेंट आदमी ने दे रहा है, आदमी मांगो तो ये भी मैन पावर का भी कंस्ट्रेंट है, रिसोर्सेस का भी कंस्ट्रेंट रहता है कुछ इसमें। हाँ कुछ क्लाइंट या फिर कुछ कंपनीज में वहां पर वो लिमिट नहीं रहते, मैन पावर रिसोर्सेस वो दे देते हैं, लेकिन है वर्कलोड यहाँ पर, या फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता ही है एचएससी या फिर हमारे फील्ड में उतना तो है, क्योंकि हम अकेले ऐसा डिपार्टमेंट है कि सबके साथ हमें डील करना पड़ता है, ऐसा है। खैर हमें आगे बढ़। इलेक्ट्रिकल भी देखना है, मेंटेनेंस भी देखना है, ऑपरेशन भी देखना है, क्वालिटी भी देखना है, सब चीज हम लाइजनिंग, लोगों को नॉलेज होना है। लाइजनिंग भी करना है, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि हम ही ये एचएससी ऐसा डिपार्टमेंट है कि सबके साथ डील करना है हमें। ओके। आइडिया से डिमांड भी करना है, वो देगा भी नहीं है, वो चीज देना भी है वर्कर, अच्छा। उसको सही है। सलाह दे के कैसे भी पोर्ट के वो सामान मंगाना है, नहीं तो वो देगा नहीं वर्कर। हम्म। ओके, थैंक यू गाइस फॉर शेयरिंग योर व्यूज ऑन दिस। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Why is an equipment inspection certificate required in construction safety? जो भी फॉर्म 9 है, फॉर्म 11 है, या जो जो भी हमारे इंस्पेक्शन का फॉर्म रहता है, इक्विपमेंट इंस्पेक्शन जब किया जाता है उसका सर्टिफिकेट जब हम टीपीआई करते हैं, ठीक है, तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट जब लिया जाता है कंपिटेंट पर्सन से, ठीक है, तो ये क्यों रिक्वायर्ड है? एक नंबर वन तो भाई लॉ के हिसाब से वो ये है, मैंडेटरी है। दूसरा, हमें मेक श्योर करना है क्या हमारे इक्विपमेंट फिट है, काम करने लायक है, क्या उसमें से वीक हुआ है, कौन से चेंजेस चाहिए, ताकि हमें ये कॉन्फिडेंस रहे कि हमारे इक्विपमेंट, हमारे मशीनरीज, लिफ्टिंग टूल्स, टैकल्स ये सेफ है, साउंड है, ठीक है। तो ये मेक श्योर करने के लिए हमें टीपीआई यानी कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराना इंपॉर्टेंट है। इंटरनली भी हम इंस्पेक्शन करते हैं, थर्ड पार्टी में इंस्पेक्शन किया जाता है। तो ये दो रीजन है मेनली। अंडर विच लॉ इज इक्विपमेंट इंस्पेक्शन मैंडेटरी इन महाराष्ट्र स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक है, तो भाई कौन से कानून के हिसाब से इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन होना चाहिए? द फैक्टरीज एक्ट 1948। आप देखोगे बीओसीडब्ल्यू में भी ये दिया गया है, हालांकि अभी ये फैक्ट्री एक्ट तो खत्म हो चुका है, बीओसीडब्ल्यू भी खत्म हो चुका है, अभी ऑश कोड है, ठीक है, फिर भी अभी चल रहा है, बहुत सारे एम्बिग्यूटीज है इसमें भी। खैर नेक्स्ट, एज पर इंडियन सेफ्टी रेगुलेशंस हाउ ऑफन शुड लिफ्टिंग इक्विपमेंट, एग्जांपल क्रेन हो गया, हॉइस्ट हो गया, बी इंस्पेक्टेड? जनरली ये एनुअली होता है या फिर मैन्युफैक्चरर का जो भी रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से ये होता है। नेक्स्ट, who is responsible for issuing an equipment inspection certificate in महाराष्ट्र? A competent person authorized under Factories Act यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेल्थ के जो भी ऑथराइज कॉम्पिटेंट पर्सन है वही ये कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट का रहे, लेकिन उसकी ऑथोरिटी उस स्टेट के लिमिट में ही है। मतलब गुजरात है, गुजरात का डिश वाला है तो वो वही करेगा, हरियाणा का डिश वाला है तो वो हरियाणा स्टेट में ही कर सकता है, वही ऑथराइज है। नेक्स्ट, विच ऑफ द सर एक क्वेश्चन था फॉलोइंग? सर। यस यस प्लीज। सर हरियाणा गवर्नमेंट में अभी हूँ मैं सर, वहां पे क्या है हाँ। कि जो डिश डिपार्टमेंट से जो लाइसेंस मिला है, थर्ड पार्टी को जो लाइसेंस मिलता है सर, जो ऑथराइज पर्सन कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो लेट भी इशू करता है लोग क्या सर? लेट इशू करते हैं ऐसा? हाँ, लाइसेंस अभी तक रेनुअल नहीं किया, 2025 खत्म हो गया, हाँ 2026 का अभी तक लाइसेंस इशू नहीं किया है हरियाणा डिश डिपार्टमेंट। हाँ जो कॉम्पिटेंट सर्टिफिकेट है, कॉम्पिटेंट पर्सन का लाइसेंस है वो सर। हाँ, बराबर रिन्यू नहीं कर रहे हो। हाँ, मैं आपको बताऊं ये सिर्फ। और वो कॉम्पिटेंट पर्सन ऑलरेडी मतलब बॉस टेक्निकल यहाँ पे चलता है सर, वो ऑलरेडी हम्म। क्या कर रहा है, सर्टिफिकेट इशू कर रहा है। ओके,
देखो नाफिज जी, अभी ये आपको बताओ क्या हुआ क्या है। दो चीजें इसमें है। एक तो पहले तो हमें तो नहीं लेना चाहिए जिनके एक्सपायर हो चुका है, जिनका अभी लाइसेंस होगा उनसे ही लेना है। अब कंडीशन ऐसा भी आ सकता है आपके सामने कि भाई सबका एक्सपायर हो चुका है और डिश डिपार्टमेंट है यहाँ पर रिन्यू नहीं कर रहा है, राइट। तो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि फैक्ट्री एक्ट वगैरह ये एबॉलिश हो चुके हैं, मतलब सब सबस्यूम हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं ऑश कोड में। तो उसके वजह से क्या हुआ है कि सिर्फ हरियाणा नहीं, बहुत सारे स्टेट के यहाँ पर लाइसेंसेस रिन्यू नहीं हो रहे हैं। हालांकि अभी महाराष्ट्र में स्टार्ट कर दिया उन्होंने वो टीपीआई का एटलीस्ट, लेकिन रिन्यू कराना स्टॉप कर दिया है। ठीक है। तो स्टेट वाइज ये प्रैक्टिस मैं फेस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अप्रैल तक उनको क्या करना है, लेबर मिनिस्ट्री ने कहा है कि भाई हमें ऑश कोड इम्प्लीमेंट करना है, इन्फोर्स करना है। और उनकी मल्टीपल ट्रेनिंग चल रहा है और स्टेप बाय स्टेप ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब उन्होंने डेडलाइन अप्रैल का रखा है। मुझे पता है कि ये अप्रैल में नहीं होगा, कुछ शायद महीने ज्यादा भी लग सकते हैं। आई होप कि अप्रैल में पूरी तरीके से इन्फोर्स हो जाए। ठीक है। तो उसके वजह से ये एक रीजन है ना प्लीज। विजय जी आप कुछ कह रहे थे? बस सर आपने बता दिया। हाँ। आई थिंक सारे कॉम्पिटेंट पर्सन का ये तो हो गया है इवोल्यूशन, और लिस्ट भी डिस में है, डिस पोर्टल आप में। कौन से स्टेट की बात कर रहे हो? मैं यहाँ का डिस गुजरात। हाँ, तो यहाँ पर नाफिज जी का क्वेश्चन हरियाणा स्टेट के हिसाब से था। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। एक एक सवाल ये था सर, हम्म। मानो महाराष्ट्र में मेरी क्रेन थी, हाँ। वहां पे उसका फॉर्म 10 ड्यू हो रहा था, उसने वहां पे कॉम्पिटेंट पर्सन से एग्जामिनेशन कर लिया, हम्म। फिर वो क्रेन यहाँ पे गुजरात में आ गई। ओके। मेरे पास आया था एक केस, ऐसा आया था फॉर्म 10, मैंने अलो भी किया, मालूम नहीं था, मैं बोला हम्म। हो सकता है ओरिजिनली। हम्म। तो वहां का फॉर्म 10 यहाँ पे गुजरात में चलेगा महाराष्ट्र का, देखो, या फिर अगर एग्जामिनेशन करना पड़ेगा? हम लॉजिकली बात कहें तो ये चलना चाहिए, लेकिन अगर हम्म, हम लीगली बात करें तो नहीं चलेगा। मैंने आपको दो रीजन दिए। अगर लॉजिकली तो ये चलना चाहिए, लेकिन हम्म, लीगली नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा, लॉजिकली क्यों चलना चाहिए? क्योंकि सेम इंस्पेक्शन है, सेम एक्ट से आया है। हाँ ठीक है, वो तो राइट ही बराबर है। है। हाँ, तो वो सेम इंस्पेक्शन होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन लीगली क्यों? क्योंकि दो स्टेट के डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट ऑथोरिटीज है, इसकी वजह से वो नहीं चलेगा। हम्म, इसीलिए ठीक। वो क्योंकि जनरल रूल्स में वहां पर मेंशन किया जाता है कि आपको गुजरात सरकार द्वारा जो भी ऑथराइज कॉम्पिटेंट पर्सन है बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेल्थ, उनसे ही कराना है, राइट। यस। तो वो क्या कहेगा कि भाई गुजरात का किया है क्या? नहीं। आप बोलोगे नहीं नहीं महाराष्ट्र का तो किया, देखो नहीं चलेगा। ऐसा है वो लीगली। लेकिन अगर लॉजिकली देखें तो अगर 6 मंथ्स में है तो चलना चाहिए। ऐसा है वो लॉजिकली। ओके। ऐसा है डियर। तो नहीं चलेगा वो बाय लॉ अगर हम देखें तो। और जनरल कंपनी भी क्या करती है, क्यों खामखा ये करना, तो भाई करा लीजिए इंस्पेक्शन, नहीं क्या जो भी है गुजरात स्टेट में। अच्छा हाँ, मुझे आपसे ये जानकारी चाहिए, आप सभी से। नाफिज जी आपका कोई सवाल है? सर हम लोग यहाँ सर हमारा प्राइमेसिस से निकल गया ना, फिर दोबारा री एंट्री होता है तो हम लोग टीपीआई करवाते हैं सर, क्योंकि वहां से हाँ। जाके बाहर जाके क्या किया नहीं किया, कौन सा कुछ क्या डैमेज किया, कितना फॉल में वो काम किया, वो चीजों को लेके इंश्योर करना पड़ता है। तो फिर री टीपीआई करवाते हैं सर, प्राइमेसिस से निकल गया तो री टीपीआई करवाएंगे सर। अच्छा, तो हमारा कंडीशन प्रीमाइसेस ये के बाहर जाने के बाद भी आप उनका टीपीआई करा दो, ठीक है। कुछ कंपनी है। जनरली इतना स्ट्रिंजेंट फॉलो करती है, कुछ कंपनी कहती है कि ठीक है 6 मंथ तक वैलिड है। ओके। अच्छा, मुझे ये आपसे ये जानना था कि आपके स्टेट में ऑश के वजह से क्या क्या यहाँ पर चेंजेस आपको फेस किए हैं, या फिर क्या अपडेट है, ये मैं जानना चाहता हूँ। जैसे कि विजय जी आप गुजरात में क्या हलचल है वहां पर? जैसे कि सेफ्टी ऑडिट वगैरह स्टार्ट हो गया, ऑश की वजह से कुछ चेंजेस आए हैं, कोई सर्कुलेशन नोटिफिकेशंस, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। उसके वजह से सर एक बार रिपीट करिए ना। ऑश के वजह से कुछ चेंजेस हुआ है आपके कामकाज में? कुछ अपडेट्स आया है आपको ऑश से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से, कंपनी से, ना या ना पहले नहीं आया जैसा ही सर, चल अभी रहा है? तक अभी तक तो कुछ नहीं आया, डिस्कशन चल रहा है हमारा एचओ ऑफिस में भी। जैसे इम्प्लीमेंट ओके। आएगा और कुछ सर्कुलर आएगा यहाँ का प्रॉपर डीस का, तो फिर वो हाँ। इम्प्लीमेंट करेंगे, तब से ऐसा बात हुआ। ओके डियर, थैंक यू। नाफिज जी आपके अभी इसमें सेम ऑश के चल रहा है वजह। सर, कुछ ऐसा नहीं है सर, सेम चल रहा है ओके, जो अभी अंडर पहले था। डिस्कशन। हाँ।
ओके, बाकी स्टेट में और कुछ बाकी स्टूडेंट्स कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें कि भाई हमारे यहाँ सर ये थोड़ा सा ये हुआ है, जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि रिन्यूअल रोक दिया कुछ इसका, ऐसा कुछ? अच्छा, अब यहाँ पर विजय जी का एक एसएमएस है कि हमारी कंपनी में ओएस, ईपी, एमपीआई और डीएसएस ये सारे ऑडिट चलते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। थोड़ा सा इलेबरेट करोगे ताकि और भी लोगों को ये पता चले और मुझे भी पता चले ट्रस्ट में। ओएस, यस ईपी यस ऑडिट क्या रहता है, उसमें क्या क्या चेक किया जाता है, ये कौन अथॉरिटी करती है, प्लीज? यस सर, आपने जो बोला ना कि आपके ऊपर हाँ। कितने लोड साल भर में, तो नंबर्स ऑफ ऑडिट यहाँ पे भी है, हमारे यहाँ पे भी इंटरनल अच्छा। एक्सटर्नल है। आईएसओ हाँ जैसे आईएमएस बोले, आरसी हाँ। रिस्पॉन्सिबल केयर का सर्टिफिकेशन, फिर ओके। आईएस 14489 तो सब जानते हैं। ओएसएपी वो तो यानी हाँ। सर ऑन साइट इमरजेंसी प्लान। हाँ हाँ। और ओके। एमपीआई भी एक इनिशिएटिव चालू किया है सर, वन टाइप ऑफ 5 एस मॉडल प्लान हाँ। इनिशिएटिव। ओके। एक एक चीज में, एक एक प्लांट में जाके वो थर्ड पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे, और उसका इवोल्यूशन, उसका फ्लो दिया हुआ, पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। साथ साथ में हम्म हम सर यहाँ पे इस 2 साल से हमने डीएसएस भी लिया है, डुपॉन्ट सेफ्टी हाँ। सस्टेनेबिलिटी। सो हम्म वो भी नंबर्स ऑफ टास्क दिया है, नंबर्स ऑफ उसका इनिशिएटिव है। सो उस पे भी हम्म। काम करना पड़ता है। और ओके। 2-2 महीने पे फिर उसका विजिट रहता है, तो उसका प्रोग्रेस चैंपियन वाइज हम्म। लिसनिंग टूर दिया है, सेफ्टी एक्शन मीटिंग दिया है, ऐसे ऐसे नंबर्स ऑफ टूल्स दिया है कि प्लांट का और एरिया को आप कैसे स्कैनिंग करोगे, और वो हाँ। स्कैनिंग एक जगह पे लेके आओगे, और उसके ऊपर ओके। फिर एक्शंस लेके उस पे ऊपर प्रॉमिस लेके काम करोगे, कंप्लाइंस। अच्छा। ओके। ऐसे ऐसे हम कर ही रहे थे, बट ये थोड़ा टूल्स है ना, एक लिसनिंग टूर करके है। हाँ। तो वो एक ऐसा टूल्स है कि एक एक चीज बारीक से आप स्कैन करो। मानो कि आपने हम्म ग्राउंड फ्लोर लिया, तो ग्राउंड फ्लोर में नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, बट आप देख नहीं पा रहे, एक दो ही देख पा रहे। तो उसने हम्म तरीका देखा स्कैनिंग का, कि इस तरह से आप स्कैनिंग करो तो नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा, एक जगह पे हम्म। लेके आओ। उसमें आपको बजट चाहिए तो अलग रखो, नॉन बजटिंग है वो तुरंत करो। कौन करेगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोमिस, फिर उसका कंप्लाइंस। ओके। सो उसमें उसमें भी उसने स्टेज दिया कि आप करोगे ये, स्कैन कर लिया तो जीरो, स्टेज जीरो, फिर स्टेज 1 पे आप यहाँ पे पहुंच गए, स्टेज 2 पे यहाँ पे, स्टेज 3 पे फाइनलाइज हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से इसने एक इनिशिएटिव दिया है डीएसएस टीम ने। ओके। तो उसके ऊपर नंबर्स ऑफ हमारा काम बढ़ गया है। अच्छा। साथ साथ तो साथ साथ में नंबर्स ऑफ आरसीए का कंप्लाइंस, जो भी रूट कोज आता है उसका एक्शंस हाँ का हाँ हाँ। कंप्लाइंस। तो ओके। ये है सर, साथ साथ आप में कौन काम से भी। इंडस्ट्री में हो? आप पेट्रोकेमिकल में हो या मैन्युफैक्चरिंग में मैं हो, हाँ, कहाँ से? केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, कच्छ में ओके। हूँ, आरती में। आरती फार्मा। हम्म। यस। अच्छा, आरती फार्मा का, आरती फार्मा इज हमारा क्लाइंट है, आरती फार्मा लैब्स यहाँ पर हाँ हाँ बोईसर महाराष्ट्र में प्लांट है उनके हाँ पास हाँ है। हाँ हाँ हाँ, यस, उनके महाराष्ट्र में। ऑडिट्स हमने किए थे, अच्छा हमारी अच्छा कंपनी अच्छा। ने किए थे एक्चुअली, हम्म 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 हमारे रिस्क कंसल्टेंट। खैर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। यस। और भी कोई नई तरीके का अपडेट होगा तो प्लीज आप क्लास के साथ आप सभी शेयर कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि किस तरीके से किया जाता है, जैसे कि नई बात पता चलेगी। जैसे कि आप लिसनिंग टूर एक रहता है कि जो रेगुलर करते हो उससे एक लेवल थोड़ा सा डीप जाके आप ऑब्जर्वेशन निकालिए, शायद कुछ हिडन भी रह सकता है। ओके, गुड, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन एन इक्विपमेंट इंस्पेक्शन चेकलिस्ट? तो जहां जहां पर इंस्पेक्शन आएगा वहां वहां पर चेकलिस्ट आएगा, ये भाई मेरा थंब रूल है, ठीक है, ये मेरा पर्सनल थंब रूल है, जहां इंस्पेक्शन वहां चेकलिस्ट। तो उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए जब हम इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन चेकलिस्ट बनाते हैं या फिर होता है? लोड कैपेसिटी, वियर एंड टियर असेसमेंट होना चाहिए, ऑपरेशन सेफ्टी चेक्स वहां पर उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, और मशीनरी का रिलेटेड होना चाहिए। कब नेक्स्ट इंस्पेक्शन ड्यूज है वहां पर वो भी मार्क होना चाहिए, इंस्पेक्शन का नेम, इंस्पेक्टर का नेम्स वगैरह, ऑथोरिटी, ये सब वहां पर होना चाहिए। None. For which type of equipment is third party inspection certificate mandatory in the Maharashtra state? Heavy lifting equipment such as crane, hoist, lifting tools, tackles, इनका यहाँ पर ये होना चाहिए। What is the validity period of an inspection certificate for a pressure vessel under the Boiler Act? 1 year.
ठीक है। Then which of the following is a key element of an electrical equipment inspection checklist? इंस्पेक्शन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। इंस्पेक्टिंग इंसुलेशन, अर्थिंग, सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइसेस, ये सब इसमें होने चाहिए। हाउ फ्रीक्वेंटली शुड फोर्कलिफ्ट एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट अंडरगो इंस्पेक्शन इन महाराष्ट्र? एवरी 6 months और एज पर मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइन के हिसाब से वहां पर होना चाहिए। What is the consequences of operating construction equipment without a valid inspection certificate in महाराष्ट्र? मान लो कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा अगर मेरे पास वैलिड लाइसेंस नहीं है, सर्टिफिकेट है, फिर भी मैं ऑपरेट यहाँ पर कर रहा हूँ। हेवी फाइन, लीगल एक्शन हो सकती है और इक्विपमेंट भी सीज किया जा सकता है। लेकिन जनरली क्या रहता है कि हमारे इसमें इंस्पेक्शन स्टेज में ही वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई विदाउट लाइसेंस या विदाउट ऑपरेटर सर्टिफिकेट आप ऑपरेट कर ही नहीं सकते, और जो ओनर होगा, जो क्लाइंट होगा, वो भी यहाँ पर अलाउड नहीं करेगा जनरली। What does third party certification mean in construction safety? Certification conduct by independent accredited organization, जो ऑथराइज है, जो गवर्नमेंट accredited है, और ऐसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका कंपनी के बिजनेस के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी जैसे कि कोई भी रिलेशन नहीं है उनका, जस्ट दे आर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। Why is the third party certification important in the construction industries? To comply with the legal and safety regulations. Yes, उनके लिए third party inspection TPI mandatory है। Which Indian regulation ये repeat हुआ है? Which of the following equipment must undergo third party certifications? Crane, hoist, lifting tools, tackle, pressure vessels. How does the third party certification benefit construction safety? जब हम TPI कराते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि हम मेक श्योर करते हैं कि जो भी इक्विपमेंट है, उससे टूल्स से रिलेटेड, लिफ्टिंग टूल्स, टैकल्स जो भी है, वो यहाँ पर सेफ है। सिर्फ हम ऑन पेपर इंस्पेक्शन कराएंगे तो ये कंप्लाई नहीं कर पाएंगे, हम ये मेक श्योर नहीं कर पाएंगे। जब हम एक्चुअल में जब इंस्पेक्शन टेस्टिंग कराते हैं तब ये मेक श्योर करा सकते हैं। और दूसरा, हम सेफ्टी स्टैंडर्ड को यहाँ पर मीट भी करते हैं, लीगल लॉज को कंप्लाई भी करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है टीपीआई के। हाउ ऑफन, तो ये यहाँ पर एवरी 6 months है। टीपीआई एप्लीकेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज? सारे इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट, जहाँ जहाँ पर ये लिफ्टिंग टूल्स, मशीनरीज, हेवी मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे हर जगह पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विच ऑर्गेनाइज इज रिकॉग्नाइज फॉर कंडक्टिंग टीपीआई इक्विपमेंट इंस्पेक्शन? यहाँ पर पैसा लिखा है, एक्चुअली ये डिश अथॉरिटी होती है, डिश ऑर्गेनाइजेशन लाइसेंस एलोकेट करती है। ठीक है। What is the consequences of using uncertified lifting equipment at construction site? यहाँ पर हम क्या करते हैं जब अनसर्टिफाइड इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है, जिनका इंस्पेक्शन ये हो चुका है, ड्यू हो चुका है, ठीक है, तब हम रिस्क और बढ़ जाती है। नॉन स्टैंडर्ड जब हम इक्विपमेंट या मशीनरी कोई भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके वजह से क्या होता है कि एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो साउंड रहेगा नहीं। मैं मशीनरी का कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, तो उतना साउंड तरीके से वो कंस्ट्रक्ट करा है नहीं करा है, वी आर नॉट श्योर। जब स्टैंडर्ड का ठप्पा जब लगेगा, जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड हो गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, तब हम ये पता है कि भाई ये स्टैंडर्ड तरीके से ही ये मशीनरी बनाया गया है। तो ये यहाँ पर हमें मेक श्योर रहता है, हम कॉन्फिडेंट रहते हैं वहां पर, तो ये बेनिफिट होता है। हु इज ऑथराइज टू कंडक्ट थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन? यस, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1000% आएगा। तो भाई, अ कॉम्पिटेंट पर्सन अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ। What is the primary function of earth moving equipment in construction? तो प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू मूव, एक्सकेवेट, लेवल द सॉइल एंड मटर। Which of the following is not considered earth moving equipment? नीचे दिए गए में से कौन सा अर्थ मूविंग इक्विपमेंट नहीं है? बुलडोजर, बैकहो लोडर, एक्सकेवेटर और टावर क्रेन। तो टावर क्रेन अर्थ मूविंग इक्विपमेंट नहीं है, वो लिफ्टिंग इक्विपमेंट है, वो क्रेन है जनरली। ठीक है, बाकी के सब क्या है? अर्थ मूविंग, लैंड मूविंग या सॉइल मूविंग इक्विपमेंट है। What is the one of the most common hazard associated with earth moving equipment?
इक्विपमेंट रोल ओवर एंड ऑपरेटर इंट्रैपमेंट। ऑपरेटर इंट्रैपमेंट, इक्विपमेंट रोल ओवर सच में बहुत ज्यादा रिस्क है रेदर देन टिपिंग ओवर वगैरह, ठीक है। हाउ ऑफन शुड अर्थ मूविंग इक्विपमेंट अंडरगो सेफ्टी इंस्पेक्शन बिफोर ईच शिफ्ट और यूज एंड अलॉन्ग विद द पीरियोडिक इंस्पेक्शन। पीरियोडिक इंस्पेक्शन वहां पर होना चाहिए शिफ्ट के पहले, जब जब हम इस्तेमाल करते हैं, इवन लंच में ब्रेक हो गया उसके बाद भी आप वहां पर इंस्पेक्शन कीजिए। जो प्री यूज इंस्पेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, पीरियोडिक नहीं, प्री यूज इंस्पेक्शन। वाई? आपको नहीं पता कि जब आप पार किया है तो कौन, किसी ने छेड़छाड़ किया है, क्या है, यू डोंट नो, तो वहां पर प्री यूज इंस्पेक्शन हर बार होना चाहिए। मैं प्री यूज इंस्पेक्शन की बात कर रहा हूं। आप ब्रेक ले रहे हो, आप लंच ले रहे हो, उसके बाद ये होना चाहिए। क्या प्री यूज इंस्पेक्शन आफ्टर लंच या आफ्टर जो भी ब्रेक होता है उसके बाद किया जाता है हर बार, या सिर्फ शिफ्ट के बिगिनिंग में किया जाता है बस, उसके बाद दिन भर नहीं किया जाता है? कोई बताएगा? मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, मशीनरी की बात कर रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल कोई डंपर है या कोई एक्सकेवेटर है। हाँ ना, शिफ्ट के प्लीज बोलो। बिगिनिंग में ही करते हैं सर, ऑपरेटर लोग ओनली तो शिफ्ट के बिगिनिंग में? बिगिनिंग में ही करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए क्या ये लंच के बाद या कोई लॉन्ग ब्रेक है उसके बाद कराना चाहिए या नहीं? कराना चाहिए सर। देखो क्यों कराना चाहिए, और इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगता है, ठीक है। पॉइंट है वापस रिपीटेटिव होता है, ये कराना चाहिए एवरी यूज। जब भी आप मशीन रोकते हो, ब्रेक लेते हो, मैं 1-2 मिनट के ब्रेक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 5 मिनट के ब्रेक की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ब्रेक 15 मिनट से उससे ज्यादा हो, जब ऑपरेटर मशीन से दूर जाता हो, उसके एवरी टाइम आपको ये प्रीयूज कराना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। Next, why is it important to follow manufacturer load capacity limit on earth moving equipment? To prevent earth moving equipment structure failure, जो मशीनरी का स्ट्रक्चर है वो भी फेलियर। और सच बात बताओ क्या, ओवरलोडिंग की वजह से जो मशीन का लाइफ है, इक्विपमेंट का लाइफ, वो ही कम होता है, मेंटेनेंस वहां पर बढ़ जाता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट, विच पीपीई इज इसेंशियल फॉर वर्कर ऑपरेटिंग और वर्किंग नियर अर्थ मूविंग इक्विपमेंट? कौन सा पीपी इसेंशियल है? सभी को पता है ये क्वेश्चन, आई थिंक अभी रिपीटेटिव होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रोसीजर बिफोर स्टार्टिंग एनी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट? परफॉर्म वॉक अराउंड इंस्पेक्शन, चेक ऑल सेफ्टी कंट्रोल। सबसे पहले वॉक अराउंड इंस्पेक्शन होना चाहिए, इंस्पेक्शन का प्रोटोकॉल ही वो, ठीक है। चेकलिस्ट के हिसाब से वहां पर प्री यूज इंस्पेक्शन होना चाहिए, और सेफ्टी कंट्रोल वहां पर चेक करने चाहिए, आपके ब्रेक्स वगैरह, ऑयल लेवल, हाइड्रोलिक्स लेवल। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सब वो दिखाया जाता है, लेकिन जो पुराने अर्थिंग मशीनरी है उसमें आपको मैनुअली ये सारी चीजें विजुअली देखना चाहिए। आपके इंडिकेटर्स वगैरह हो गया, ये सारी चीजें चेक करना जरूरी है। What should operator do when using earth-moving equipment on slopes? तो yes, travel with the heaviest part of the equipment facing uphill. How can operator prevent accidents caused by blind spot, earth-moving, spotters, alarm, and cameras? तो गाइज यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, प्लीज आप रेफर कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम यूनिट 4 देखेंगे। बिफोर दैट प्लीज कोई क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक डिस्कस करना हो, आप मुझे कह सकते हो अभी, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं। एनी क्वेश्चन? एग्जाम का सर कुछ? हाँ, एग्जाम का अपडेट की बात कर रहे हैं आप? एग्जाम मई में रहेगा यस डियर सर। आपका, नाफी जी, मई ओके में एग्जाम रहेगा आपका डायरेक्ट, अभी फाइनल एग्जाम, ठीक है। ओके सर। ओके ओके डियर। सर और कॉलेज एक की तरफ क्लास से का ग्रुप पर सर आपको यूट्यूब नहीं आया सर, किसका मैसेज? लिंक शेयर कर। बलीराम जी, किसका मैसेज नहीं आपको? सर ये लिंक नहीं आया सर, ये जो कई क्लास चला जो एक बार हम लोग देख लेते हैं तो रिपीट हो जाता है। रिकॉर्डिंग का लिंक नहीं आया जी आपको? ऐसा यूट्यूब का लिंक नहीं आया, वही उसके बारे में बात कर रहे हैं आप? जी सर। हाँ, मैं चेक करता हूँ, वापस डाल देता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स आपको ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिए हैं, ठीक है। कोई भी स्पेशल बैच के लेक्चर भी सर उसमें वीडियो थोड़ा मिस हो रहा है, वो समझ में नहीं लास्ट, आ रहा है थोड़ा। हाँ पोपट जी बोलिए ना। मैं ये बोल रहा था सर उसमें स्पेशल बैच के वगैरह सर ऐड है ना सर उसमें, तो समझ में नहीं आता वो। देखो, मैं जो लिंक आपको शेयर करता हूँ वही देखिए, बाकी उस ओके चैनल में कौन कौन से वीडियो है वो आपके कोई काम के नहीं।
अभी क्लियर है? जी सर। मैं जो लिंक ग्रुप में डालता हूँ सिर्फ वही देखना है आपको, चैनल को ज्यादा एक्सप्लोर मत कीजिए। वहां पर मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, स्पेशल बैच का अलग प्लेलिस्ट है, ईजेड कोर्स का अलग प्लेलिस्ट है, आपको वो दिमाग मत लगाओ। आप क्या करो, सिर्फ मैं जो लिंक देता हूँ ग्रुप पर वही देखो। क्लियर है अभी? सर मई यस सर, में यस। एग्जाम कब तक रहेगा सर? कुछ डेट कंफर्म कर दीजिए। जितेंद्र जी बोलिए ना। सर मई मई में एग्जाम किस डेट से स्टार्ट होगा, कुछ कंफर्म कर सकते हैं? एक सेकंड, मैं एकेडमिक कैलेंडर देखता हूँ, रुको। सर प्लीज सर। वो अभी डेट तो कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, मैं शेड्यूल आपको टेंटेटिव बता रहा हूँ, टेंटेटिव। ओके सर, नॉट एक एन सेकंड ना। इशू। ओके ये रेगुलर बैच का है क्या? हाँ ये रेगुलर बैच का है। मैं आपको मई का डेट बताता हूँ, मई का है या अप्रैल का है देखने दो। हाँ, समर एकेडमिक कैलेंडर यहाँ दिख रहा है आपको? ये है सर। 2025-26 का है, आपके बैच का है। हम्म? नाइस। अभी आपका विंटर का एग्जाम हुआ दिसंबर में, राइट? यस सर। अब राइट ये सर। समर का एग्जाम है, मतलब से सेमेस्टर सेकंड का। थ्री एग्जाम यहाँ पर देखिए, थ्री एग्जाम कब है? 23 अप्रैल से लेके 16 मई में। ये उसके बीच कभी भी हो सकता है, ओके? एक आधा वीक आगे पीछे भी हो सकता है। 2 से 3 हफ्ते पहले बोर्ड की तरफ से सर्कुलर आता है, हम आपको डेट डाल देंगे, लेकिन अभी शायद आपको ये पता चल गया है कब शेड्यूल है, 23 अप्रैल से 16 में। यस सर, राइट सर। लेकिन सर इसे मई मंथ में मेरी मैरिज है, इसलिए मैं ये डेट कंफर्म करना चाह रहा था सर। डियर, डेट तो एग्जाम से 2-3 हफ्ते पहले हम आपको कंफर्म बता पाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमें भी नहीं पता रहता है, खामखा कोई डेट दे दूंगा मैं और दिक्कत ना हो, ठीक है? तो सर अगर ये एग्जाम पड़ जाएगा तो उस टाइम पे मैं अगर पोस्टपोन करना चाहूँ तो उसके लिए कोई ऑप्शन है मेरे पास? हाँ, आप एक काम कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है इमरजेंसी के केस में, जनरली नेक्स्ट सेमेस्टर में आप दे सकते हो, ठीक? सर मेरा तो 1 वीक फिर 1 ईयर फिर बेकार चला जाएगा सर। देखो मैं समझ सकता हूँ, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करें, चलेगा पर्सनली? चलेगा सर। ओके ओके, क्लास के बाद हम डिस्कस करेंगे बाद में, नेक्स्ट वीक में। ओके सर, थैंक यू। ओके डेफ, ओके। यस, आई होप अभी आपको आइडिया आ गया होगा कि कौन से डेट में एग्जाम। लक्ष्मण जी बोलिए। सर मैं पूछ रहा था, सर मैंने दिसंबर का एग्जाम नहीं दिया था, मेरा तबीयत खराब हो गया था। तो हाँ क्या ठीक सर है, मैं तो आप दोनों मई में दे सेमेस्टर सकते का हो। एग्जाम देना है तो एक ही साथ होगा या ब्रेक रहेगा बीच में? एक ही साथ होगा, ब्रेक नहीं रहता ओके है सर, इसमें, वही ऑनलाइन पूछ रहा वाले था। में ब्रेक नहीं रहता है, ठीक है? ओके सर।